नमस्कार सभी दर्शकों। नमस्कार सभी दर्शकों। मैं राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी से दिलीप शुरू से एवं हमेशा की तरह आज के क्लास में हम राष्ट्रपति जी की योग्यता क्या होती है, जिन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है उन्हें किस तरह से योग्यता चाहिए, इसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, राष्ट्रपति भारतीय संघ के कार्यपालिकाओं का एक हिस्सा है। तो फिलहाल में हम भारत संघ के कार्यपालिकाओं के बारे में हम राष्ट्रपति के प्रति क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या स्थितियां होती है और किस तरह से वो कार्य करते हैं, उसकी नियुक्तियां किस तरह से होती है, निर्वाचन किस तरह से होता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिएगा, यूपीएससी स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट एवं सभी स्टूडेंट एवं दर्शकों, आज राष्ट्रपति पद हेतु कुछ अर्हताएं या योग्यताएं होती है, जिन्हें भारत संघ के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है उनको इस प्रमाण में उतरना पड़ेगा। जैसा कि सबसे पहली बात होती है कि वो भारत का नागरिक हो। भारतीय संघ का नागरिकताओं के बारे में विस्तृतपूर्वक स्पेशल क्लास में हमारी बातें होगी, पढ़ाई होगी कि नागरिक किसे कहा जाता है। इस स्पेशल क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली टर्म्स होती है, अर्थ होती है भारत का नागरिक हो। अन्य किसी देश का नागरिक भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। सबसे विशेष बात पहले। दूसरी बात देखिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उम्मीदवार। अभी तक हमने ये देखा था कि 35 साल का हो, 35 साल हो, लेकिन वास्तविक तौर पर उस उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ख्याल रखना थोड़ी बात। तीसरी बात, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। जैसा कि भारत संघ में भारत संघ में संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, जिसके बारे में इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया है। तो जो उम्मीदवार राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का भी ना हो और लोकसभा का भी ना हो। ये भारी पोजीशन। इसके बाद बताया गया है, जैसा कि संघ का द्विसदनीय सभागृह संसद, उसी प्रकार से स्टेट का राज्य विधायक मंडल का सदस्य ना हो। हमारे यहाँ जैसा कि 28 घटक राज्य मिलकर एक भारत संघ बना है। 28 घटक राज्यों में
6 घटक राज्यों में विधानसभाएं और विधान परिषद है। बाकी बचे हुए 22 घटक राज्यों में केवल मात्र विधानसभा है। उन्हें ही राज्य विधायक मंडल का सदस्य कहलाता है। जो विधानसभा में चुनाव चुनकर आए हैं उस विधान मंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये विवाद ख्याल में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है, भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। सबसे बड़ी सबसे पावरफुल संघ सरकार जो केंद्र में नीति होती है, दूसरी सरकार स्टेट के लेवल पे होती है जो हर घटक राज्य को अपनी अपनी जनता के द्वारा चुनवा कर अपनी विधानसभाएं चलाती है। सरकार घटक राज्य की वो होती है घटक सरकार, घटक राज्य सरकारें। तृतीय सरकार होती है स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं, जिनमें जिला परिषद, नगर निगम, महानगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, पंचायत समितियां, बहुत सारी बातें होती है। वो होती है तीसरी सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था। स्थानीय स्वराज्य संस्था है ये तीसरी सरकार। तो इनका कहना यह है वो संघ सरकार से राज्य सरकार एवं सार्वजनिक और स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का माना क्या होता है? जिस पद पे हम काम करते हैं उस पद से हमें जो कुछ अर्निंग होती है, जो कुछ उपलब्धियां होती है, उसे लाभ का पद माना जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए कि वो किसी सरकारी सर्विस पे ना हो या गवर्नमेंट सर्विस पे ना हो या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे कुछ प्राधिकरण में भी किसी सर्विस पे ना हो, एवं राज्य सरकार की ओर से तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्राधिकरण की ओर से भी लाभ के पद पर ना हो, एवं स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि हमने कहा था आपसे, तृतीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम, जिला परिषद, ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं होती है उनमें भी किसी सर्विस के पद पर ना हो। तो ये हो गया उसका महत्वपूर्ण एक रूल्स। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये तो हो गई उनकी अर्हताएं, योग्यताएं। कुछ ऑफिशियली योग्यताएं भी होती है, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव हेतु जिस उम्मीदवार को अपना एप्लीकेशन सरकार में पेश करना होगा उस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक चाहिए। यदि राष्ट्रपति के उम्मीदवार लड़ने हेतु मैदान में आते हैं तो उन्हें 50 प्रस्तावक के नामों की यादी देनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इसका निर्वाचन मंडल की ओर से, शासकीय निर्वाचन मंडल की ओर से जब फॉर्म भराया जाएगा उस समय इन्हें 50 प्रस्तावों की यादी देनी होगी तथा 50 अनुमोदन भी हो अनुमोदन का मायना क्या होता है? जिन 50 प्रस्तावकों ने
जिन 50 प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया, उसी प्रकार उस प्रस्ताव को अनुमोदक भी उतने ही चाहिए जितने प्रस्ताव थे। इसका मतलब अनुमोदक भी 50 होना चाहिए क्वांटिटी। ये हो गई ऑफिशियली बात। अब जैसा कि हम बहुत सारे बार देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति जी के चुनाव में उतारा जाता है, किसी संघ के सीनियर मंत्री को भी राष्ट्रपति के चुनाव में उतारा जाता है, किसी स्टेट के मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति के चुनाव में उतारा जाता है। उसी प्रकार जैसा कि लाभ के पद किसे माने गए हैं, लाभ के पद गवर्नमेंट जॉब वाले को माने गए हैं, सरकारी सर्विस को माने गए हैं। दूसरी बात देखिए, वर्तमान स्थितियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य का मंत्री, इनमें से किसी को भी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। संघ के मिनिस्टर हो, स्टेट के मिनिस्टर हो, संघ के राष्ट्रपति जी हो, संघ के उपराष्ट्रपति जी हो, स्टेट के राज्यपाल जी हो, इन सभी को लाभ के पद पे नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये जो पद भूषाव होते हैं, इन पदों का पारवार पे जो काम करने वाले होते हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े रहने का अधिकार दिया है, क्योंकि ये पद लाभ के पद नहीं माने जाते। अब ख्याल से सुनिएगा। इसके बाद ऑफिशियली बातों में, यद्यपि किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़े रहना है, तो उन्हें जमानत के तौर पर 15,000 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक के नामे जमा करना होगा, जो ऑफिशियली बात है। 15,000 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भारत निर्वाचन आयोग के जरिए से वो राशि जमा करनी होगी। यद्यपि राष्ट्रपति पद के शरत में आने वाले उम्मीदवार जितना मतदान हुआ, उस मतदान में से यदि 1/6 वोटिंग का कोटा प्राप्त करता है, तो उसे वो जमानत के तौर पर रखे गए 15,000 की राशियां वापस दिलाई जाएगी। अन्यथा वो राशि जब्त हो जाएगी। 15,000 की राशि, यद्यपि उम्मीदवार को 1/3 इतना भाग अगर नहीं मिलता, हुए वोटिंग का क्वांटिटी नहीं मिलता, तो राशियां गवर्नमेंट के पास जब्त हो जाएगी। इसके बाद देखिए, जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित हो चुके हो, उनका शपथ विधि समारंभ भारत संघ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में उस समय देश के
विभिन्न विभिन्न विभागों से बड़े बड़े कार्यकर्ता, संसद के सभी वरिष्ठ आलाओं, सभी नेताओं, स्टेट के सभी लोग, इनके समक्ष राष्ट्रपति जी को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इतनी बात ख्याल में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति जी को उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी कारणवश उपलब्ध ना हो, उस समय उसी उच्चतम न्यायालय के सीनियर न्यायाधीश को ये कार्य करना होता है। इतने बात ख्याल में रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ तक होने के बाद हम ये देखते हैं, धीरे धीरे शांति से सुनिएगा, कि जो भी उम्मीदवार भारत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल से निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, उस समय उन्हें शपथ दिलाते समय कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि इस पे डिस्क्रिप्टिव में सवाल उठाए जा सकते हैं, वो पीएससीओ या यूपीएससीओ। राष्ट्रपति जी के शपथ विधि में कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, तो ख्याल रखिएगा, शांति से देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जब शपथ ली जाती है, उस समय सबसे पहले संबंधित कैंडिडेट, यानी जो निर्वाचित घोषित हो चुके हैं, वो राष्ट्रपति जी, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाने जा रहे हैं, उस समारोह में ये अल्फाज उन्हें बोलना पड़ता है, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते समय पहले मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। ख्याल में रखिएगा, महत्वपूर्ण सेंटेंस है। सबसे पहले मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। दूसरा विधान उनसे कहलाया जाता है, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूंगा। देखिए, नेक्स्ट स्टेप में शपथ लेते समय क्या कहलाया जाता है, शांति से सुनिएगा। संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूंगा। महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ख्याल में रखिएगा। बाद में भारत की जनता की सेवा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये महत्वपूर्ण विधान है आपके लिए, यूपीएससी स्टूडेंट एवं पीएससी स्टूडेंट। ये महत्वपूर्ण विधान है, ये आपको अच्छी तरह से समझना है, ख्याल में रखना है।
हो सकता है आने वाले मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव के तौर पर इन अल्फाजों का आपको सही मात्रा में उपयोग होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने कह दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जब शपथ ली जाती है, तो एक बार और रिपीट करता हूं, मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इन सभी अल्फाजों में भारतीय संघ के राष्ट्रपति जी ने जो शपथ ली है, बहुत सारे यथार्थवाद इनमें दिखाई देते हैं। कामकाज किस तरह से होगा, ये इनमें इन अल्फाजों में निहित है। तो इसलिए उसके बाद हम देखते हैं उनकी कुछ उपलब्धियां होती है, कुछ वेतन भत्ते होते हैं, और वो सभी उपलब्धियां, वेतन भत्ते एवं और कुछ बातें, इसे डिसाइड करने का अधिकार केवल मात्र भारतीय संसद को दिलाया गया है। जो संसद सदन में प्रस्ताव पारित करके डिसाइड करेगी कि राष्ट्रपति इस पद हेतु किस तरह से क्या क्या स्थितियां आवंटित की जाए, इसके बारे में हम कल के एपिसोड में देखेंगे। आज यहाँ तक सभी बातें आपके सही मायने में ख्याल में आए होंगी, ऐसी मैं आपकी ओर से अपेक्षा करता हूँ। और देखिए स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट, ऐसा मानकर चलिए कि आपकी मेन की तैयारियां राष्ट्रीय शासन आईएएस एकेडमी की ओर से जितना हो उतना आपको सहयोग दिलाया जाएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे आप भी सपोर्ट कीजिए। और मैं आशा करता हूं आप सभी की ओर से कि देखिएगा, यद्यपि ये उचित लगता हो, आपके काम में आने वाला हो, तो कृपया इस चैनल को बड़े दिल से होकर, बड़े दिल रखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी डालिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।